ये कुछ नहीं करेंगे। इन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है। क्या? जान से मारने की धमकी? क्या राज था घुप अंधेरे में चली इन गोलियों में? रात के सन्नाटे को चीरती ये चीखें किसकी थी? कौन था वो शख्स जिसे हत्यारों ने अपना निशाना बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, इस वारदात की वजह क्या थी? इन सारे सवालों के तार जुड़े थे मनोहर यादव नाम के एक शख्स से। मनोहर एक बेहद ही साधारण सा व्यक्ति था। सड़कों पर घूम घूम कर साइकिल पर पेन बेचने वाला मनोहर आगे बंदूक के निशाने पर कैसे आ गया? अरे मनोहर भैया, मनोहर भैया, इतनी देर से पढ़े जा रहे हो, आज कोई बड़ी खबर आई है क्या? अरे भैया, खबर छोटी या बड़ी, इसकी तो आदत है अखबार में सर घुसाकर टाइम पास करने की। टाइम पास नहीं भैया, दुनिया में जो भी हो रहा है उसका पता हमें भी होना चाहिए। पता करके क्या होगा, अपनी जिंदगी तो इसी फुटपाथ पर चीजें बेचते बेचते निकल जाने वाली है। अरे मनोहर भैया, ये तुम रोज रोज की खबरें पढ़ के थकते नहीं हो क्या? और तुम भी रोज रोज मुझे वही सवाल करके थक नहीं जाते हो क्या? मनोहर भैया, मनोहर भैया, मनोहर भैया, बंशी भाभी के दर्द शुरू हो गया, अस्पताल लेके गए हैं। आइए आइए। अरे बंसी किधर है? बंसी बंसी भाभी अंदर है। 2 घंटे से दर्द हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मिठाई खिलानी पड़ेगी। खिलाता हूँ, जरा सफर। मैं तेरे लिए कांची लेके आई हूँ, लाती हूँ। ऐसे? अच्छा, संभल। तुम्हारी औरत है? हाँ जी। बहुत कमजोर है, इसे ग्लूकोज चढ़ाना होगा। ठीक है। अरे ठीक है मतलब क्या? जाकर ग्लूकोज लेकर आओ। ग्लूकोज लेकर आऊं? क्यों? क्योंकि अस्पताल में ग्लूकोज का स्टॉक नहीं है। सरकारी अस्पताल है और दवाई नहीं है, ये भी कोई बात हुई? वो तुम मुझसे मत पूछो, बीवी गलत देख रहे हो ना। मुझसे बहस मत करो, जाकर ग्लूकोज लेकर आओ। तुम पिला पिला।
रमेश, ये ग्लूकोज कितने की आती होगी? पता नहीं यार, कभी लिया नहीं। मेरे पास 20 रुपये। मेरे पास भी यही है। मुझे लगता है इतने में होना चाहिए। चल चल के देखते हैं। अरे भाई साहब, ये दवाइयाँ दे दीजिए ना जल्दी, बहुत जरूरत है। अरे बोला ना स्टॉक में नहीं है। नहीं है तो आप कहीं से भी लेके आइए ना, मेरे भाई की जान खतरे में है। आप कह रहे हैं दवाइयाँ नहीं है। अरे दवाई स्टॉक पे नहीं है तो क्या मेरे घर से लाऊंगा मैं? अरे आप कहीं से भी लेके आओ, हम तो उससे क्या है, हमको दवाइयाँ चाहिए। अरे आप समझते नहीं है। क्या है तुम्हारा, क्या है? ये ग्लूकोज की बोतल दे दो। ग्लूकोज की बोतल स्टॉक में नहीं है, तुम जाओ अभी जाओ। अरे इनके पास तो कभी दवाइयाँ मिलती ही नहीं है। चोर है साले सबके सब। चोर बोलता है? हाँ, चोर बोलता है? अरे चोर है तू। अरे कब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ तो और गर्मी दिखा रहा है। राजकुमार छोड़ो छोड़ो। ये क्या हुआ, क्या हुआ? अरे देख ना मनोहर, अंदर मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और ये साला हमें दवाइयाँ देने से इनकार कर रहा है। हर बार इस अस्पताल में यही रोना है। तू ही बता, ये महंगी दवाइयाँ मैं कहाँ से ला सकता हूँ? इतना पैसा है कहाँ मेरे पास? देखो भाई, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ हमें दवाइयाँ मुफ्त में मिलनी चाहिए। फिर भी हमको बताया जाता है जाकर दवाइयाँ खरीद के लाओ, और आप ऊपर से कहते हो दवाइयाँ नहीं है। नहीं है तो नहीं कहूंगा ना। हाँ? और तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ पे दवाई लेने के लिए आते हो, पूरा गांव आता है यहाँ दवाई लेने, तो स्टॉक तो खत्म हो जाएगा ना। अरे कुछ खत्म नहीं हो जाता है, तुम लोग बेच के खा जाते हो, अच्छी तरह से जानते हो। जब दवाई हमारे पास है ही नहीं तो कहां से लाके देंगे? सरकार जितनी दवाई भेजती है सब यूज हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि दवाई हमारे पास है और हम दे नहीं रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आपके पास दवाइयाँ होंगी भी तो आप हमें क्यों देने लगे? क्योंकि सरकार से जो दवाइयाँ हमारे नाम पर मुफ्त में आती हैं उन्हें तो आप लोग बेचकर खा जाते हैं। गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरते हैं आप लोग। क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रहे हैं डॉक्टर। बहुत हो चुका, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और याद रखो, अगर आगे झगड़े की कोई भी शिकायत मेरे पास आई, सबको अंदर कर दूंगा। और ध्यान रहे, भैया छोटू। क्या हुआ छोटू को? चलो। ये बनवारी, हैं? तुमने सूचना के अधिकार के बारे में कुछ सुना है क्या? सूचना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। रमेश, तुमने सुना है? कैसी बातें करते हो मनोहर? इतना जानते तो यहाँ क्या करते? किसी सरकारी ऑफिस में बैठकर पंखा के नीचे हवा खाते खाते बाबूगिरी नहीं करते? अरे सूचना का क्या है ये? अरे भैया, इसमें लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम, सरकार ने दी हुई सुविधा, जिससे आप बिना रिश्वत दिए सरकार या किसी भी सरकारी संस्थान से जवाब मांग सकते हैं। सच में ऐसा होता है क्या? अरे भैया, इसमें लिखा है। हमको तो पता ही नहीं था। इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। इसीलिए मास्टर जी, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, और आपसे ज्यादा अच्छी तरह से मुझे कौन समझाएगा? बैठो मनोहर, यहाँ बैठो। देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, सरकार द्वारा आम आदमी के लिए बनाया गया एक बहुत ही खास हथियार है। सन 2005 में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत इसे लागू किया गया था, ताकि मेरे, तुम्हारे जैसे और दूसरे आम आदमियों को भी सरकारी दस्तावेजों और आंकड़ों को जांचने और जानने का जरिया मिल सके। समझे? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी सूचना का अधिकार। देशवासियों का जीवन सुखद हो, उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से प्राप्त हो, इसीलिए इस एक्ट का निर्माण किया गया। संविधान की धारा 19 सेक्शन 1 के तहत इस अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसके तहत देश के किसी भी नागरिक को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार और सरकारी महकमे किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। यह एक्ट देश के लगभग सभी सरकारी महकमों को करोड़ों भारतवासियों के प्रति जवाबदेह बनाता है। इसमें एक आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके साथ आप अपनी अर्जी जोड़कर उस सरकारी विभाग को भेजते हैं जिससे आप जवाब की अपेक्षा रखते हैं। एप्लीकेशन भेजने के 3 बेहद ही सरल कदम हैं। पहला, अपना सही पता साफ साफ शब्दों में लिखें ताकि सही पते पर आप तक जानकारी पहुंचाई जा सके। दूसरा है फीस। सूचना अधिकारी आपके द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर यह फीस तय करता है। यानी अगर आपको किसी
बड़े मामले की जांच करवानी है तो फीस उसी हिसाब से होगी। इसके अलावा होती है एप्लीकेशन फीस, जो कि सभी निवेदनकर्ताओं के लिए समान है। ये दोनों फीस भरकर इनकी रसीद अपनी अर्जी के साथ जोड़ दें। लेकिन हाँ, अगर आप मनोहर की तरह गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं तो सूचना अधिकारी ये दोनों फीस आपके लिए माफ कर सकता है। आपको सिर्फ अपनी आमदनी का सबूत पेश करना होगा। तीसरा और आखिरी कदम, अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशन निर्धारित सूचना अधिकारी को ही सौंपे। और याद रखिए, यह सुविधा देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और अगर कोई भी सरकारी अधिकारी सेक्शन 7 के तहत तय की गई समय की सीमा रेखा का उल्लंघन करता है तो आपको अपनी अर्जी का जवाब निःशुल्क मिलेगा। भाई साहब, ये सूचना अधिकार होता है ना जानकारी हासिल करने का, वो कहाँ देने की अर्जी? हमें पता नहीं है भैया, आप बगल में पूछ लीजिए वहाँ। वकील साहब, वो सूचना अधिकार वो अर्जी करते हैं ना, वो कहाँ करूँ? अंदर जाके राइट में। ये वो जानकारी हासिल करने की अर्जी देनी है। इसको दो सर। सुनो, अस्पताल प्रशासन ने भेजी गई दवाओं के इस्तेमाल का ब्यौरा भेजा है। सितंबर और अक्टूबर में भी जितनी दवाइयों की जरूरत थी वो भेजी गई थी। यानी पिछले 6 महीने में सरकार की तरफ से लगातार दवाइयां भेजी जाती रही थीं। अरे दवाई स्टॉक पे नहीं तो क्या मेरे घर से लाऊंगा मैं? और फिर भी जब मेरे छोटू को जरूरत पड़ी तो उसकी जान बचाने के लिए कोई भी दवाइयां नहीं दी गई। मेरे बेटे जैसा था वो। यानी हमारा शक सही था। वो लोग दवाइयों की चोरी करके उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, वरना इतनी सारी दवाइयां कहाँ जा सकती हैं? रोज पन्ने पे दवा मिलती ही नहीं है, सारी दवा इधर उधर चली जाती है। सुनो सुनो सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, जनवरी में दवाइयों को चूहे कुतर गए। ऐसा होता है क्या कभी? और सुनो, फरवरी में गोदाम में आग लग गई। आग? कौन सी आग भाई? जब से अस्पताल शुरू हुआ है तब से गांव में किसी ने कोई आग नहीं देखी। मार्च में गांव में हैजा फैल गया था तो अस्पताल प्रशासन ने सरकार से दोगुनी दवाओं की मांग की थी और सरकार ने ये मांग पूरी भी की थी। दवाइयां आई तो सब गई कहाँ? ये सब अस्पताल वालों की चाल है, चाल। सरकार से झूठ बोलकर किसी भी तरह की पूछताछ से बचने के लिए। ये सब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है कि दवाइयां बराबर अस्पताल में आती रही हैं, लेकिन वो कभी गांव वालों तक पहुंची नहीं। और दरोगा जी, अगर वो दवाइयां हम तक नहीं पहुंची तो आखिर गई कहाँ? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मेरा छोटू जिंदा होता। दरोगा साहब, अस्पताल वालों को उनकी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दरोगा साहब, हम सब गांव वालों को अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। जी जी। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, हमारी शिकायत यही है कि अगर प्रशासन ने अस्पताल को दवाइयां भेजी हैं और वो मरीजों तक नहीं पहुंची तो गई कहां वो दवाइयां? आरटीआई की मदद से मनोहर ने अपनी पहली जंग जीती और इस जीत से उसे सामाजिक हित की प्रेरणा मिली और उसने अपने गांव और आसपास के दूसरे छोटे गांवों की रोजमर्रा की समस्याएं सुलझानी शुरू कर दी। ये वो समस्याएं थी जो बरसों से ज्यों की त्यों थी और जिनसे गांव वालों को बेहद परेशानी होती थी। जैसे कि गांव में घरों के आसपास से बहने वाली नालियां, जिनसे गांव में रोगों की भरमार होती थी, साफ पानी की समस्या, बिजली की समस्या। मनोहर ने ऐसी कई अन्य समस्याओं का हल ढूंढना शुरू कर दिया। यही गंदे पानी की वजह से हमारा बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है। अरे नहीं,
छोटे से गांव में आशा की नई किरण जागी थी। लोगों को एक बेहतर कल का सपना साकार होता दिख रहा था। इस बदलाव से मनोहर ही क्या, पूरा गांव बेहद खुश था। लेकिन मनोहर को इस बात का इल्म भी नहीं था कि प्रगति की राह पर चलते चलते उसने कई दुश्मन भी बना लिए। पर इस सब से बेखबर मनोहर अपनी धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। 500 से भी ज्यादा अर्जियां दाखिल की और अलग अलग सरकारी महकमों के कुल 190 भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब किया और कुल 467 यानी 467 समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। इस सब के परिणाम स्वरूप गांव वालों ने प्यार से मनोहर को श्रीमान सत्यवादी बुलाना शुरू कर दिया, सत्य का सिपाही। लेकिन अफसोस, फिलहाल असत्य सत्य के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं था। क्या हो गया? किसने कर दिया ये सब? हाँ? कौन आया था? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? कितने खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज घर तक पहुंच गए, मुझे धमकी देके गए कि तुम्हें मार देंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या जरूरत है नेतागिरी करने की? लेकिन तुम तो कभी ये सब नहीं सोचते हो ना? तुम हमेशा ये सोचते हो कि गांव वालों का कैसा भला करें। ऐसा नहीं है बंसी, मैं जो कर रहा हूँ उससे सबका भला हो रहा है ना। तो फिर बाकी किसी का घर क्यों नहीं तोड़ा? अरे क्यों नहीं समझते हो तुम? अरे वो लोग मुझे धमकी देके गए हैं कि तुम्हें मार देंगे। अरे जिन्हें अपना भला करना है वो खुद करे, हमेशा हर बात पे तुम्हें आगे कर देते मरने के लिए और घर में जाके चैन से बैठ जाते। बस बहुत हो गया, अब से तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। मुझे कुछ नहीं होगा बंसी, तू चिंता मत कर। ये लोग सिर्फ धमकियां दे सकते हैं और धमकियां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। तू जान, जा जा जा। बकेट दे देना। अब इस अर्जी पर बाकी गांव वालों को भी दस्तखत हो जाए तो अपनी अर्जी में और भी वजन आ जाएगा। तुझे जो करना है तू वो कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, तुम अकेले नहीं हो आग में कूदने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज मनोहर के किए हुए काम की वजह से ही हम सबके जीवन की कितनी समस्याएं दूर हुई हैं। और इन्हीं काम की वजह से इन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है। क्या? जान से मारने की धमकी? तू जा अंदर। तुम्हें जो करना है तुम वही करो। अरे इन लोगों के लिए जान दे दो। बंसी तुम जाओ अंदर, जाओ अपना काम करो। वो थोड़ी डर गई है बस। सही तो कह रही है। उस दिन मैं भी था जब वो गुंडे आए थे तुमको धमकाने के लिए। क्या गुंडे आए थे? हाँ, गुंडे आए थे। मनोहर तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? रमेश कम से कम तू तो बता सकता था ना। मैंने उसको मना कर दिया था किसी को ना बताएं। क्यों? वो बात इतनी जरूरी नहीं है। आज जगह का बेटा मर गया है, गुजरे साल बड़की की बहन, अगले साल हमें से कोई हो सकता है। देखो भाई, 4 गुंडों से डरकर मैं पीछे नहीं हट सकता। लो साहब, हो गया आपका। बना दी हमने कुर्सी कायदे से। राम राम साहब। अरे राम राम भैया, चाय पिलाना एक। अरे रमेश, मनोहर, तू यहाँ क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं, वकील साहब ने बुलाया था, कुर्सी छूट गई तो ये जोड़ने के लिए आए थे। अच्छा भाई, एक दिन अभी ने मना किया था ना तुझे। रमेश, वंशी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और तू समझ नहीं रहा, ये सब बहुत खतरनाक है। रमेश, मुझे कुछ नहीं होगा भाई। साहब नमस्ते। वो बड़े साहब कहाँ हैं? छुट्टी पर हैं। क्यों? अब साहब आपको मालूम होगा मैंने एक अर्जी दी थी, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। अभी तक तो जवाब आया नहीं है, 2-3 दिन में आना। ठीक है, मैं सोमवार को आता हूँ।
महीना गुजर गया था, लेकिन मनोहर की अर्जी का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। और आखिरकार जवाब आया, एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि मनोहर के मांगे सवालों का जवाब उसे नहीं दिया जा सकता क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील और गोपनीय है। इसमें लिखा है आपको सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो सरासर जाती है। इसका एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है और जो लोग उसमें शामिल हैं वो आम लोग नहीं हैं। वो लोग अब डर गए हैं कि कहीं उनका नाम सबके सामने ना आए। क्या पता इसमें कोई बड़ा नेता शामिल हो सकता है। फिलहाल ये मामला रहने दे, छोड़ दे ये सब। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, कचड़ों में ना पड़े तभी ठीक है। हमारे जैसे लोग ऐसे डर डर के पीछे रह जाते हैं और इसलिए उन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। वो सोचते हैं कि मेरे जैसे आदमी को मार पीट कर काम हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ते रहूंगा और अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग मेरे बाद ये जंग जारी रखें। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? ये लोग सूचना के अधिकार के अधिनियम की ताकत से डर गए हैं, आम लोगों की ताकत से डर गए हैं। मैं अपनी अर्जी दोबारा दाखिल साहब, और कितना वक्त लगेगा? और 2 महीनों से मैं चक्कर काट रहा हूं। जब 2 महीनों में तुझे कोई कुछ नहीं बता सका तो मैं आज के आज ही तुझे क्या जवाब दूं? सब पता है मुझे, ये सब आप लोगों की मिली भगत है। एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन, अगर मुझे मेरी अर्जी का जवाब 1 हफ्ते के अंदर नहीं मिला तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। जा जा जाना है वहां जा। क्या हुआ भैया? क्या बात है? हाँ, मनोहर, तुझे समझाया था ना कि तू यहाँ मत आ, फिर भी मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। ये लोग चाहे जो करें, पर आज नहीं तो कल इन्हें मेरी अर्जी का जवाब देना ही पड़ेगा। यार थोड़ा संभाल के, अभी भी तेरी चोट सही हुई है। तू अकेला नहीं, तेरा परिवार भी तेरे साथ है। आराम है, आराम से। 2 महीने बाद ही सही, आज आखिर हमारी अर्जी का जवाब आ ही गया। भाइयों, इस सरकारी कागज में लिखा है कि गांव की बड़ी सड़क की मरम्मत करके उसे पक्का करने के लिए सरकार ने 3 साल पहले पैसे मुकर्रर किए हैं और वो पैसे तब से लगातार भेजे जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ के कर्मचारियों ने भी सरकार को रिपोर्ट भेजी है, ये बताने कि किस तरह यहाँ काम चल रहा है। यानी फिर एक झूठी रिपोर्ट। कितना ठगेंगे ये लोग आम जनता को, और कब तक? बस अब और नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम इन लोगों को सबक सिखाएं। इन लोगों को बता दे कि हम लोग ना ही बेवकूफ हैं और ना ही कमजोर हैं। इस कागज में लिखे हर एक कर्मचारी, हर एक अफसर के खिलाफ हम शिकायत करेंगे, उन पर केस करेंगे। पहली शिकायत हम सरपंच के खिलाफ करेंगे और फिर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ। कब तक आएंगे मनोहर बाबू? कुछ पता है आपको? जी आते ही होंगे। घर की हालत काफी खराब है, नहीं? काफी मरम्मत की जरूरत है। हो जाएगी, अब मरम्मत ही नहीं, काफी कुछ अच्छा होगा। आपकी किस्मत बदल जाएगी।
नमस्कार मनहर बाबू, नमस्कार। आप कौन? मैं आपका शुभचिंतक। बस अभी थोड़ी देर पहले मैं भाभी जी से यही कह रहा था कि अब आपके दुख के दिन खत्म, आपकी किस्मत बदलने वाली है। मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ, ये लीजिए। मैं तो आपको जानता तक नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको पहचानता हूं। ये लीजिए। किसने भेजा तुमको? वो आप मत सोचो, आप बिल्कुल मत सोचो, लेकिन आप तो सिर्फ ये सोचो कि इन पैसों से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। उन बड़े बड़े लोगों की नींद हराम किए। खड़े हो जा, खड़े हो जा। और सुन, मैं बिकाऊ नहीं हूं। तेरा पैसा उठा और निकल यहां से, जल्दी कर, उठ यहां से, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तेरी बारात निकलवाऊंगा। इधर है रास्ता, चल निकल, निकल। मनोहर, बड़े बड़े लोगों और नेताओं के खिलाफ शिकायत करके तूने वैसे भी बहुत बड़ी गलती कर ही दी, पर अब मेरी बात ना मानकर तू उससे भी बड़ी गलती कर रहा है। इसका नतीजा तू भुगतेगा, जरूर भुगतेगा। अरे देखेंगे, जरूर भुगतेगा। तू निकल यहां से अभी, निकल यहां से, और दोबारा इधर आने की हिम्मत मत करना। शांत हो जाओ। अंदर अंदर घुट रही है ये। कोई तो इसे रुलाओ, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट जाएगी ये। हमलावरों ने अपने चेहरे ढके थे, उनकी बंदूकों पर साइलेंसर लगे थे, यानी ये एक सोची समझी साजिश थी। पेशेवर हत्यारों को खास मनोहर की हत्या करने के लिए भेजा गया था। मनोहर सूचना के अधिकार का एक सिपाही, जिसने इस अधिकार का इस्तेमाल करके अपने गांव की समस्याओं के साथ साथ सरकारी महकमों की खामियों को भी उजागर किया, और इसी राह पर चलते चलते शहीद हो गया। मनोहर ने समाज की भलाई के लिए अपनी जान दी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनके हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए हैं। यह भी पता नहीं चल पाया है कि उन हत्यारों को आखिर भेजा किसने था। हम यही आशा करते हैं कि मनोहर के अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा होगी। लोगों की भलाई के लिए लड़ते लड़ते मनोहर तो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने जो क्रांति शुरू की उसकी लौ आज भी जल रही है। मनोहर ने अपने जीवन में गांव की भलाई के लिए 1000 से भी ज्यादा अर्जियां दाखिल की,
जिससे उन्होंने सिर्फ गांव की रूपरेखा ही नहीं, गांव वालों की सोच भी हमेशा के लिए बदल दी। आरटीआई भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसके तहत साधारण से साधारण, गरीब से गरीब नागरिक भी बिना रिश्वत दिए सरकारी महकमों से जुड़े अपने सवालों के जवाब मांग सकता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इस एक्ट के तहत अब तक तकरीबन 1 करोड़ अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं। जाहिर है आम भारतीय आरटीआई के प्रति जागरूक हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख रहा है और इसमें देश का कानून भी उसकी मदद कर रहा है। जरूरत है तो बस साहस की, इस एक्ट को समझने और सही समय पर इसका इस्तेमाल करने की। मनोहर जैसे आरटीआई के सिपाहियों को सावधान इंडिया सलाम करता है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक सच्चे नायक की बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फायदा। तो सावधान